आती है, सब रिविजन हो जाएगी। मैंने आपको करवाया था x इज इक्वल टू √3 माइनस √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, यही चीज करवाई थी। या फिर हमने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। ये वाला क्वेश्चन चाहे नंबर सिस्टम में आए और आगे फिर से आपको हॉन्ट करेगा आकर ये वाला क्वेश्चन इन पॉलिनोमियल्स, राइट। तो ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, एक ही टेक्निक चलती है, उसी को करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट। बट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स भी वो होता है x प्लस 1/x। छोड़ दो बातें रिशिता, x प्लस 1/x। तो हमेशा आपको इस चीज की वैल्यू निकालनी है, चाहे वो यहाँ पर स्क्वायर कहे, आगे क्यूब होगा, डिग्री 4 होगी, कुछ भी कहा जाए, डिग्री 6 भी हो सकती है, आपका बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट x प्लस 1/x ही होता है। समझ में आ गया? नंबर सिस्टम में ये हमें खुद फॉर्म करना है, पॉलिनोमियल्स में आपको दिया होगा कि x प्लस 1/x इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। फॉर एग्जाम्पल, चलो आज मैं आपको देती हूँ, अगर मैंने कहा कि इफ आई नो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x², तो आप निकाल सकते हो। हम क्या करेंगे इसमें, लिखो, सब लिखो, we'll say squaring both sides, है ना मृदुला, ये तो आता है, squaring both sides, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। हमने कल क्लास नहीं लगाई थी, आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। तो हम क्या करेंगे, इस वाली चीज में करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में ये बन जाता है ऑफ द फॉर्म a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना, ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसको, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये समझ में आ गया हमें, बिकॉज व्हेनेवर इट इज अ बाइनोमियल, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, उसको स्क्वायर किया जाता है, तो वो बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर एंड इट इज नॉट इक्वल टू a² प्लस b²। इसको हम प्रूव कैसे करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों को ऐड किया क्या बना 13, लेकिन 2 प्लस 3 कितना होता है 5, 5 को स्क्वायर किया कितना बना। तो मैं कह रही हूँ 2² प्लस 3² इज नॉट इक्वल टू 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। एम आई राइट? आपके नंबर्स उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि दोनों इकट्ठे मिलकर रहते हैं, दोनों को बेनिफिट मिलता है, राइट। व्हेन यू स्टे इन कोऑपरेशन, देन अच्छे से प्यार से हार्मनी से रहते हो, तो रिजल्ट इज ऑलवेज मोर देन व्हाट यू गेट इफ यू स्टे इंडिविजुअली। अलग अलग रहते हो, रिजल्ट कम है, इकट्ठे काम किया, पेपर्स में नहीं, इकट्ठे काम किया, हाँ एक दूसरे से समझा, अपने नोट्स शेयर किए, सब किया, तो आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलता है उसका। समझ में आ गया? दिस इज हाउ आई रिमेम्बर कि जब a² प्लस b² क्यों इक्वल नहीं होता, या फिर नंबर्स लो, ठीक है, सिर्फ पेपर्स में नहीं करना कि इकट्ठे काम कर रहे हैं। हाँ मैं हमने कहा था, राइट। चलो समझ में आ गया। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यहाँ से x और 1/x कैंसिल, राइट। तो मेरे पास बन जाता है x² प्लस 1/x², और ये टर्म क्या आएगी 2 इज इक्वल टू 9। तो x² प्लस 1/x² किसके इक्वल है 7। पॉलिनोमियल्स में ये चीज बहुत आसान, ठीक हो गया। नंबर सिस्टम में क्यों मुश्किल है, क्योंकि हमें ये फॉर्म करनी पड़ेगी व्हाट इज x प्लस 1/x, उसने अकेला आपको x दिया होगा, राइट। तो पहले मुझे दिया हुआ, लिख लो इस चीज को। पता है मुझे, मैंने पहले ही कहा था 6.3 अभी फिलहाल के लिए, अभी फिलहाल के लिए मेरे टेस्ट के लिए होगा, 6.3 तो नहीं कट सकता। 6.3, लेट मी चेक द सिलेबस अगेन। 6.3 नहीं, लास्ट ईयर में 6.3 नहीं था, तो उससे कम थोड़ी ना करेंगे। 6.3 का था, मैंने आपको सिलेबस डाला था ना, एक मिनट चेक करने देना। लाइंस एंड एंगल्स में कहा है, if a ray stands on line sum of two adjacent lines, if two lines intersect vertically opposite angles are equal,
लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू गिवन लाइन आर पैरेलल, बस इसका मतलब वो ही खत्म कर दिया उन्होंने थर्ड एक्सरसाइज का वो बोला ट्रायंगल वाली थ्योरम, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, वो खत्म हो गया तो इसकी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, तो बहुत इजी हो गया। क्योंकि वो मैंने कहा था ना उसमें प्रूव वाले में 2 क्वेश्चंस है जिसको समझाती हूँ मैं, हर बार समझाती हूँ फिर भी समझ नहीं आते, तो मैं कहती हूँ पेपर्स वाले रट्टा मार लो, एज इट इज है तो कॉपी कर लेना और सबसे लास्ट में करना, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया राजे? हाँ जी। कितने मार्क्स? क्या क्वेश्चन था? बोलो बोलो, क्या हो गया? कोई बात नहीं, बोलो। हाँ तो ये तो करवाया ना मैंने आपको। हाँ। चलो क्या होगा 1/x, सॉल्व करो सारे। व्हाट इज 1/x? 2 प्लस √3 माइनस क्यों करोगे, x को क्यों चेंज कर रहे हो? हाँ अब इसको हम क्या करेंगे, हाँ तुमने डायरेक्टली बता दिया, रैशनलाइज करेंगे 2 माइनस √3, तभी मैं तुम्हें कहती हूँ पढ़ लेना, बस रेगुलरली पढ़ लेना, अपने दिमाग की कदर करो, सबको दिमाग नहीं मिलता ऐसा, सच में कह रही हूँ, इट्स अ गिफ्ट एक्चुअली। अगर तुम्हें समझ में आता है और तुम पहले स्टेप में कह रहे हो कि 2 माइनस √3 हो जाएगा, तो इस बात की ना सच में अपने ब्रेन को रिस्पेक्ट दो जो वो डिजर्व करता है। यहाँ बैठे बच्चे सोच रहे हैं काश हमें ऐसा ब्रेन मिल जाए, है ना, जो एक स्टेप में समझ में आ जाए। ये कैंसिल हो गया। हाँ मैंने क्लास में दिया था ना क्वेश्चन, कल ये भी करवाया है, समझ में आ गया। बस इसके बाद पता क्या होता है, उसने ये तो दे दिया x इज इक्वल टू 2 प्लस √3, फाइंड लिखा होगा x² प्लस 1/x², ठीक है। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले आप 1/x निकालोगे, है ना, फर्स्ट स्टेप है कि पहले आप 1/x निकालोगे, फिर उसको रैशनलाइज करोगे, 1/x निकाला, फिर उसे किया रैशनलाइज, फिर यू विल फाइंड x प्लस 1/x and then you will say squaring both sides. नंबर सिस्टम में ना ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं, तो क्या करते हैं कि टीचर्स डाल देती है पेपर में, 9th है ना, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, राइट, सब टीचर्स की अपनी, क्लास स्कूल टीचर्स की अपनी होती है, वो डिफिकल्ट भी कर सकते हैं, वो इजी भी कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको जब भी x², ओमेगा छोड़ दो इसको, जब भी x² प्लस 1/x² कहा हुआ है ना, तो व्हाट विल डू इज वी नीड टू स्क्वायर x प्लस 1/x, ये चीज याद रख लेना, इसको लिख लो, राइट, इसका ये फॉर्मूला है हमें, जैसे धृति ने नोटबुक में लिखा हुआ था, ऑलवेज रैशनलाइज, whenever you see square root in the denominator always rationalize, इस चीज को लिखना सच में बेनिफिट रहता है, because whenever you look through your syllabus ना, अपने नोट्स को देखते हो, ये चीज याद आती है, ठीक है, ये लिख लो कि whenever you see, whenever square root sign is in denominator always rationalize। आपका 99% मैं कहती हूँ काम रैशनलाइजेशन से ही होगा, ऑलवेज रैशनलाइज, ऑलवेज डू रैशनलाइजेशन, बस 99% आपका काम ये होगा। ये कहाँ काम आता है, जब आपको √2 की वैल्यू दी जाए, √3 की वैल्यू दी जाए, √5 की वैल्यू दी जाए और कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√2, तो मुझे कुछ नहीं करना, आपको √2 की वैल्यू दी हुई है 1.414, मैं क्यों कह रही हूँ रैशनलाइज करोगे, देखो एक टर्म आपके पास आई 1.414, क्या बनाइए 1000 अपॉन, अब क्या करोगे 1000 यहाँ लिखोगे 1414, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मेरा स्मार्ट वे क्या है, जो लक्षित का तरीका होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इसको रैशनलाइज करेगा, लिखेगा √2/2, फिर लिखेगा 1.414/2 और वो ओरली आंसर दे देगा 0.707। समझ में आ गया, दोनों में फर्क क्या है, अगर आप उसको डिवाइड करोगे तब भी आपके पास आंसर 0.707 आया, है ना। आपने घर से, सब आसपास रहते हो, अपने घर से यहाँ आए, एक बंदा आता है डायरेक्टली छोटी रूट लेकर और पूरा घूमकर वेस्टर्न मॉल से पूरा पीछे निकलकर सब घूमकर आ रहे हैं मेरे पास, है ना, राइट, तो वही चीज आपके क्वेश्चन में है, छोटा वे है, आपको डायरेक्टली आप एक आंसर निकाल लो, तो व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग विद कैलकुलेशंस, समझ में आ गया, क्योंकि उसके मार्क्स मिलेंगे, समझ में आ गया इतना, इसको भी सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा, लेकिन
इसके स्टेप्स कम है, आंसर जल्दी आएगा, आपका टाइम सेव होगा। क्लियर हो गया? चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वाला एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। लिखो इफ x इज इक्वल टू √3 माइनस √2 की जगह कुछ और दूंगी। 2 घंटे बाद मेरा गला बिल्कुल बंद हो जाता है और उसके बाद तक कोई मुझे ना बुलाओ, चुपचाप सब बैठो। इसमें ना एक ही क्वेश्चन दिया। If x is equal to लिखो √2 + 1 find the value of x square plus 1/x²। इसको आपको रट्टा ही मारना है कि जब ऐसी चीज मुझे दी हो, आपका x है इन स्क्वायर रूट, उसमें आप क्या करोगे 1/x। 1/x क्या आया 1/, बोलो 1/√2 + 1। इसको अब हमें क्या करना है √2 - 1/√2 - 1 से रैशनलाइज। तो ये क्या बन जाएगा, ये 1/x ही चल रहा है ना, तो ये क्या बन जाएगा √2 - 1/1। क्या आ गया √2 - 1 पता नहीं कैसे बना, a² - b², √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर विच इज 1। तो अब हमें पता है व्हाट इज x, व्हाट इज 1/x, व्हाट इज x √2 + 1 और 1/x हमने क्या सॉल्व किया था √2 - 1। ये -1 + 1 क्या हो गए कैंसल, तो x + 1/x किसके इक्वल बना 2√2। समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है, ये क्या पावर दी हुई है स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हाँ लक्षित आंसर कितना आएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर, x² + 1/x² + 2। x × 1/x सब स्किप कर सकती हूँ, होता है ना जब हमारे पास नंबर्स x और 1/x होगा 2ab वाली टर्म में अकेला 2 रह जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 8। समझ में आ गया? तो x² + 1/x² = 6। इतना क्लियर है हमें? चलो नेक्स्ट लिख लो, ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लो, उसके बाद क्या करवाऊंगी, ये हो गया लिखो। हाँ हाँ करवाती हूँ। इसमें निकालना आसान है, वो जो पॉलिनोमियल्स आता है ना तो उसमें मुश्किल होता है, मतलब हाँ एक होता है करवा दूँ, कोई बात नहीं मैं ही करवाऊंगी। समझ में आ गया बच्चे, लिख लिया सबने? अब आ जाओ, अब ये खुद करना है ना, तो 2 मिनट मैं शांति से बैठूंगी, डिस्कशन मत करना। a is equal to, if a is equal to 3 + 2√2 find a² + 1/. अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता ना तो हमेशा अपने माइंड में स्टेप्स रिकॉल करते हैं कि पहले कहाँ जाना है। पहले हमारे पास क्या है a, फिर हमें क्या निकालना होगा 1/a। तो 1/a जब हमने निकाला फिर मुझे याद आया कि इट इज इन द स्क्वायर रूट इज इन द डिनोमिनेटर, आई विल रैशनलाइज। समझ में आ गया मृदुला? फिर हम करेंगे a + 1/a। रैशनलाइज किया तो क्या आता है 1/a क्या आता है 3 - 2√2 आ गया। ठीक है, तुम क्या कर रही हो इनको +3 + 2√2 +
3 माइनस 2√2। अब क्या करेंगे, कितना आ गया आंसर? अब क्या करना चाहिए? स्क्वायरिंग में 4 कैसे आएगा फिर? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना? तो क्या आ गया? a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। क्या लिखा तुमने यहाँ पर? और अकेला 6 लिख दिया स्क्वायर। हाँ जी, तो ये क्या लिखा है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इक्वेशन है ना, ये से कहते थे डेमोक्रेसी है, एक को मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा, तो आंसर गलत ही होगा, है ना? क्या होगा? तुमने कुछ बोला था, है ना? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 34। इस चीज को ध्यान रखना। देखो तुमने बिल्कुल सही किया है, 6 तक आंसर निकाला, बट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में होती है ये गलती, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें दोनों साइड्स को स्क्वायर करना है और रीजन आउट करना है कि जब a प्लस 1/a 6 बन रहा है, तो हाउ कैन द सम ऑफ स्क्वायर्स बी इक्वल टू 4? ठीक हो गया? समझ में आ गया सबको ये? अच्छा, ऐसे ही ना, अब आपने क्या करना है, आपको दिया हुआ है a प्लस 1, a इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2, a इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2, फाइंड a माइनस 1/a एंड a स्क्वायर माइनस 1/a। ये दोनों चीजें निकालो। फाइंड a माइनस 1/a, a प्लस 1/a एंड a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। ये आपका थर्ड स्टेप। a प्लस 1/a तो निकालो, निकाल लिए? हाँ जी। तो जब भी आपको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया जाए, राइट, whenever it is given x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जैसे कि ये दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस 1/a, है ना, तो ये आपका ना फैक्टराइज होता है। जब भी स्क्वायर के बीच में माइनस साइन है ना, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसे क्या लिखते हैं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे b की जगह क्या है? 1/a, तो मैं क्या लिखूंगी? a प्लस 1/a इंटू ए माइनस 1/a। तो अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? a माइनस 1/a। तो 1/a तो आपने पहले निकाला था, 3 माइनस 2√2। अब a माइनस 1/a, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस 2√2, तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस 2√2। साइन चेंज हो जाएगा इस वाले टर्म का, माइनस है, साइन चेंज, इट विल बी 4√2। तो a प्लस 1/a किसके इक्वल आया था? 4, और a माइनस 1/a 4√2। आंसर कितना आ जाएगा? 16√2 फॉर a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। स्टेप्स ज्यादा है इसमें, पर आप अगर टेक्निक वाइज चलोगे, आपको प्रोसेस रट्टा मारना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ठीक हो गया? क्या बच्चा? अच्छा 6 आया था, ठीक, ये 6 लेना है फिर। मेरी गलती है, मैंने पीछे देखा नहीं। ठीक है, तो अब से जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, हमेशा पेज पलट कर देखा करो जब कैरी फॉरवर्ड वैल्यू करते हैं। 6 आया तो विल राइट 6। ठीक है, 6 इंटू 4√2, फिर हो गया इतना 24√2। 3 टर्म्स वाला रैशनलाइजेशन अभी नहीं करवा रही, राइट? जो चीज करवा रही हूँ ना वो लिखो। एक क्वेश्चन और, उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगी। इसमें लिखा है, लंबा थोड़ा क्वेश्चन है, आराम से करने वाला। x इज इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। y इज इक्वल टू √3 प्लस √2 √3 माइनस √2 अपॉन, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलो लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ x
प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, इसमें यू कैन से फाइंड x प्लस वाई लिखा है ना, एक चीज ये लिख लो, कैन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक ये लिखना है और एक ये वाला क्वेश्चन। ठीक, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आपके माइंड में पहली चीज क्या आएगी? ठीक है, क्योंकि रैशनलाइज में ना आपको √3 √2 दिया हुआ है, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या है? 1। तो आपका डिनोमिनेटर दोनों ही केसेस में क्या बन जाएगा? एक सिंपल सा नंबर 1 बन जाएगा। समझ में आ गया? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखा तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज रैशनलाइज। तो x को अगर आपने रैशनलाइज किया तो वो क्या बन जाता है? 6। ठीक है, तो आपके पास आया x इज इक्वल टू √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2 विच इज 1। तो x इज इक्वल टू √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ऊपर माइनस नहीं है, यहाँ पे रैशनलाइज माइनस के साथ ही करोगे तो ऊपर वाली टर्म में तो माइनस ही आएगा। ठीक है, व्हाट इज y? √3 प्लस √2 √3 माइनस 2 माइनस √2, इसको भी रैशनलाइज किया। सो व्हाट डज योर y बिकम्स √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। फोर्थ पार्ट ना थोड़ा लंबा होता है, समझ में आ गया? तो अब आपके सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी रह गई। अब अपने आप को इवैल्यूएट करना कि क्या फ्रैक्शंस में काम करना मुश्किल था या इसके साथ काम करना, दोनों में से इजी वे या मुश्किल दोनों में से कौन सा रहेगा? आई टेक फ्रैक्शंस, राइट, x को सीधा लिख लिया, y को लिख लिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैं एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रही हूँ। हाँ, वो भी कर सकते हैं, या फिर मैंने दोनों को रैशनलाइज किया। आई गेट द वैल्यू ऑफ x एज √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, वैल्यू ऑफ y एज √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। एक्स वाई क्या हो जाएगा? जब x और y को मल्टीप्लाई करोगे द प्रोडक्ट इज, x को और y को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, प्रोडक्ट क्या बन गया? 1। समझ में आ गया ये? अब √3 माइनस √2, √3 प्लस √2 सॉल्व कर सकते हैं हम। नेक्स्ट पेज कर दो, लिख लिया सबने यहाँ तक? व्हाट इज √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर? -12। क्या कर रही हो? इसको स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो क्या 3 प्लस 2 माइनस 2 √6, वो 12 कैसे बन जाता है? और यहाँ क्या आएगा? 3 प्लस 2 प्लस 2 √6 और उसमें हम ऐड करेंगे 1। समझ में आ गया? a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन किया, इसमें समझ में आ गया ये? गौतम पूछ क्यों नहीं रहे हो? क्या कितना आंसर आता है? मेथड गलत होगा, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ये मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, √3 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2, जो स्टेप मैंने मिस किया वो आपने लिखना है। x और y था,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, √3 माइनस √2, √3 प्लस √2, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है √3 प्लस √2, √3 माइनस √2। ये पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई, पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा माइनस ये, फिर आपके पास आ गया, लिख दिया, कर दो रब, समझ में आ गया? तो आपका 2√6 और 2√6 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस आंसर विल बी 5 + 5 + 1 11। ठीक है, आंसर विल बी, फाइनल आंसर विल बी 11। समझ में आ गया ना? राइट। तो रैशनलाइजेशन करने से थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। उसके बाद आपको कहा है x² + y² निकालो, तो आपने x क्या निकाला था? इसको सॉल्व करोगे ना, √3 माइनस √2 है ना। x हमारे पास क्या आया था? सेकंड पार्ट हमारा कहता है फाइंड x² + y²। तो आपने x क्या निकाला था? √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 3 + 2 माइनस 2√6, 5 माइनस 2√6 आ गया। तो x² क्या हो गया? 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। बस इसमें लिख दो 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। तो y क्या हो जाएगा? क्या मैं लिख सकती हूँ 5 + 2√6 का होल स्क्वायर? है ना, समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि आपका सिर्फ a और b की टर्म में ना ab वाली टर्म, 2ab वाली टर्म प्लस होगी, तो ये 2√6 होगा। उसमें y क्या था? √3 + √2 का होल स्क्वायर। y था 5 + 2√6, y² क्या है? 5 + 2√6 का होल स्क्वायर। एंड इसमें आप सॉल्व कर लो, 25 माइनस प्लस 24 माइनस 20√6 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 20√6, ये खत्म हो गया। 49 + 49, आंसर इज 98। क्लियर हो गया इतना? है ना? रूट वाले सबसे लास्ट में करवाऊंगी, अभी और पंगे नहीं लेने। ठीक है, चलो क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो। ये लिख लिया तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपका a = 6 + 2√3, फाइंड a² + 1/a² and a² - 1/। कौन सी वर्कशीट में? हाँ, तो भी करवा दूंगी। ठीक है, आज की डेट क्या है? 28 है। करवा देती हूँ बच्चे। वो करना है कि लाइन्स एंड एंगल्स करना है? कल करवा दूंगी। पहले आते ही पहले ना वो मुझे याद करवाना कि अब थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, बहुत नंबर सिस्टम हो गया। थोड़ी देर बाद ना उसके बाद सो जाओगे सब। वो मुझे घूर के देख लिया पीछे से कि मम्मी मैम क्या बोली जा रही हो। उसको समझ कुछ नहीं आ रहा है ना? आ रहा है? चलो, टेस्ट में अब मार्क्स अच्छे आने चाहिए। टेस्ट मैंने कहा था सैटरडे को ले लो, सैटरडे को टेस्ट, मंडे को टेस्ट ले लो, फिर संडे को टेस्ट होगा, साइंस का टेस्ट है। हाँ? साइंस वाली मैम का भी टेस्ट है ना इसके। चलो आ जाओ भाई, अब लाइन एंड एंगल्स में मोड शिफ्ट हो गया हमारा। चलो लाइन एंड एंगल्स हमने कहाँ तक किया था? एग्जांपल 2 स्टार्ट करना था। अच्छा, लाइन एंड एंगल्स में ना ओनली कोई बुक देगा मुझे, बुक भी लेकर आनी पड़ेगी। चलो भी निकालो, लिख लिया सबने होमवर्क का क्वेश्चन? लाइन्स एंड एंगल्स में अब तक हमने 2 चीजें ही मैंने आपको करवाई थी जो आप यूज करते हो। एक है लीनियर पेयर, अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है उस पर मैंने एक रे स्टैंड कर दी, 2 एंगल्स बनते हैं, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। a + b is 180 because it is a pair, that's why we take 2 angles and the same rule इसको फर्दर भी यूज कर लेते हैं कि मैंने एक रे ड्रॉ की और मैंने मल्टीपल रेज सेम पॉइंट पर मल्टीपल रेज ड्रॉ कर दी, तो जितने भी एंगल्स बनेंगे इनका सम क्या होगा?
180 और इसको हम बोलते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज वी नो कि जो हमारे स्ट्रेट लाइन का एंगल मेजर होता है वो कितना होता है 180। एक स्ट्रेट एंगल बनता है ना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल 180 और इसी को आपने बाइफरकेट कर दी, बहुत सारे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक हो गया। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम क्या होता है 180। इस चीज को लिख लो, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इन सब चीजों को भी लिखो। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम मतलब 180 डिग्री। दैट मीन्स इसको लिख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और कभी भी सॉल्व नहीं होता। 10th का 9th का रिकॉर्ड रहा है ये, पेपर में जब भी क्वेश्चन आया है ना तो सबने कहा नहीं समझ में आया, सॉल्व नहीं करते, लेकिन जब 10th आती है तो सॉल्व हो जाता है क्योंकि हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में ये क्वेश्चन में आप हमेशा कंफ्यूज होते हो। क्या दिया होगा? वन सप्लीमेंट्री इज डबल ऑफ द अदर, फाइंड द टू एंगल्स, राइट। तो हमेशा हमें क्या करना है, जहां लिखा है ना सप्लीमेंट्री एंगल्स, आप उन एंगल्स को उनका मेजर दे दो कि एक है x डिग्री एंड द सेकंड एंगल इज 180 माइनस x। हमेशा जब ऐसे लिखोगे ना टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, वन एंगल इज डबल ऑफ द अदर, तो आप लिखोगे वन एंगल इज x, अदर एंगल इज 180 माइनस x। हमारी कंडीशन क्या होगी? x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 180 माइनस x। जैसे मर्जी से सॉल्व कर। समझ में आ गया? हमेशा इस चीज को याद रखना, whenever you have to solve a question of supplementary angles or complementary angles, सिंगल वेरिएबल में कभी सॉल्व ना बहुत मुश्किल से विजुलाइज होता है कि हाउ वी प्रोसीड। तो हमेशा कहना है एक एंगल x है, एक 180 माइनस x है, फिर इनकी इक्वेशन फॉर्म करो। समझ में आ गया? हाँ जी। क्यों? कैसे बच्चे? हाँ जी, कैसे इक्वल आएंगे? नहीं, मैं इसको इक्वेशन को सॉल्व करो, कैसे सेम आएंगे? 360 माइनस 2x क्या हो जाएगा? ये 3x इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 120। अगर एक एंगल 120 है तो दूसरा क्या हो गया? 60। आपने x को ही कहा था डबल ऑफ 60, है ना? तो कैसे सेम आएंगे? कैसे? x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 आ गया। 3x क्या आया? 180। x क्या आ गया? तो अगर एक एंगल 60 है, दूसरा एंगल क्या है? फिर हम कर सकते। किसने कहा नहीं कर सकते? तुमने कहा इक्वल आ सकता है। इक्वल कैसे आएंगे? ये आएंगे ना। समझ में आ गया इतना? चलो नेक्स्ट लिखो। इसके बाद हमारे पास आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स के बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? एंगल्स विच एड अप टू 90 डिग्री। ठीक है, हाँ, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें भी एक रूल याद रखना, एक एंगल x है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस x, राइट। चलो, अब जो रूल हमने किया था और जो थ्योरम हमने की थी वो है अबाउट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या था रूल? इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो जहां पर वो इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट। और दो लाइन्स के इंटरसेक्ट करने पर कितने पॉइंट्स बनते हैं? ओनली वन। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट they can intersect at only one point of intersection, है ना? दो लाइन्स के मल्टीपल पॉइंट्स नहीं होते। तो यहाँ पर 4 एंगल्स बनते हैं, राइट। और इन आपस में इनमें रिलेशन क्या होता है? जो बिल्कुल ही एक दूसरे के ऑपोजिट में एग्जिस्ट करते हैं उनकी मेजर्स क्या होते हैं? सेम। तो एंगल 1 के साथ किसका रिलेशन आएगा? एंगल 3। एंगल 2 के साथ कितना आएगा? एंगल 4। क्वेश्चन पता क्या है? आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग होता है। आपके एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है तो मुझे सिर्फ समझ में आया कि कैसे मैं आपको समझाऊं। whenever you are solving a question on vertically opposite angles, कोई भी क्वेश्चन आता है स्ट्रेट लाइन देखा करो। और फिर भी आपको अगर मुश्किल लगता है कि नहीं समझ में आ रहा, टेक योर स्केल। रूलर आपके पास मैथ्स टेस्ट में हमेशा होगा, राइट। उस रूलर के साथ देखो कि स्ट्रेट लाइन है, उसको डिफरेंशिएट कर लो, प्लेस योर रूलर हियर और फिर देखो उस लाइन पर कितने एंगल्स बन रहे हैं, राइट। स्पॉट करोगे अपने एंगल को कि मुझे किसके बारे में कहा गया है, उस एंगल को लोकेट करोगे अपने डायग्राम में
और रूलर के साथ देखो कि स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल्स बनते हैं, मतलब उसको लाइन को हमने ले लिया, बाकी सब छुप जाएगा, आपके पास उस स्ट्रेट लाइन के और उसके वर्टिकली ऑपोजिट में एंगल्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया इतना? चलो अब हमें करना था एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, मैं बुक लेकर आई हूँ। एग्जांपल नंबर 2 क्वेश्चन दिखा दो साथ में। थैंक यू बच्चे। मैं ज्योति की नोटबुक चेक करने के लिए ना मैं बुक लेकर गई थी साथ में, उस पर वहीं पर आई। इन फिगर 6.10 एग्जाम्पल उठा लें, ये लेकर नहीं। पेज नंबर 95, पेज 95। अच्छा, थ्योरम का प्रूफ भी है इसका, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का प्रूफ है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीटली, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा, पूछ लेना मैम इस पेपर्स के लिए कि फाइनल्स के लिए भी। ठीक है, 6.3 फाइनल्स के लिए भी पक्का ना, पूछ लेना, क्योंकि उसमें नहीं दिया हुआ सम ऑफ एंगल्स, तो इस टेस्ट के लिए डिलीट किया कि फाइनल्स के लिए भी कर दिया। पता क्यों डिलीट किया होगा? इसमें ना सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है जो झगड़े वाले हैं। एक है एग्जाम्पल 8 और फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 और फिर एक और भी है इसमें, नहीं वो पिछली वाली में। ये 2 क्वेश्चन है, इनकी वेरिएशंस बहुत है। एग्जाम्पल 8 के ना 2 क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और टीचर्स का मन आता है ना वो दोनों डाल देते हैं, दोनों में से कोई भी डाल। और एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 तो समझ नहीं आता करना क्या है, राइट? चलो एग्जाम्पल नंबर 2 पेज 95। इन फिगर 6.10, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना मैम फाइनल्स के लिए कि सिर्फ यहाँ इस वाले टेस्ट के लिए, ठीक है? एंड इट सेज रे OS स्टैंड्स ऑन लाइन POQ। तो एक लाइन है POQ, इस O पॉइंट पर आपने एक रे फॉर्म की OS, रे OR एंड OTR एंगल बाइसेक्टर्स। जब ये रे बनी है ना तो 2 एंगल्स बन गए, एक है एंगल POS और एक है एंगल SOQ। ठीक है, इसको QOS लिख लो। अगर हमने POS लिखा है ना तो दूसरे वाले को भी सिमेट्रिकली वैसा ही नेम दे दिया हम, राइट? तो POS का एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है क्या? OR, और QOS का एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है OT। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं एंगल बाइसेक्टर्स, मतलब हाफ ऑफ द एंगल, राइट? और ये क्या हो जाएगा? OR, और दूसरे वाले का OT। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको समझना पहले है। ये लिख लिया हमने, उसने कहा है POS इज इक्वल टू X, फाइंड ROT। पूरे क्वेश्चन में आपने पहले क्वेश्चन को समझा, हमें POS और QOS 2 एंगल्स दिए हैं, फर्दर OR बाइसेक्टर है, OT बाइसेक्टर है, POS को उसने पूरा बना दिया कि दिस इज इक्वल टू X, आपको निकालना है ये वाला। क्वेश्चन में हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन लिखो। जो क्वेश्चन लिखा हो ना, कभी समझ नहीं आता ना गिवन क्या है, तो जो क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई है ना उसको ही लिखना है ना? कैसे उसने लिखा है इन फिगर 6.10, इसको छोड़ देना, इन द फिगर हम लिखेंगे रे OS stands on line POQ, OR bisects angle POS, OT bisects angle SOQ, angle POS is equal to X. To find angle ROT. अच्छा, सबको पता तो है नहीं क्या करना है ना? यहाँ पर आकर हम हो जाते हैं बिल्कुल ब्लैंक, राइट? इसके बाद हो गए बिल्कुल ब्लैंक, करेंगे क्या? जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है ना, पहले तो फिक्स करो चैप्टर कौन से वाले से है। लाइन्स एंड एंगल्स, उसमें पढ़ा क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, पर वहां पे चाहिए एंगल लाइंस इंटरसेक्ट करे। और हमने क्या पढ़ा है? लीनियर पेयर एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वही किया है। अब या तो एंगल्स के नाम लिखो या 1 2 3 4, राइट? तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सभी एंगल्स में 4 एंगल्स बने ना, इनके नाम लिख दिए 1 2 3 4, राइट?
angle 1 2 3 4 and I know for sure that POQ is a line. ये पहली वाली मैंने कहा था ना, ये लाइन POQ, इस चीज को मैंने यूज कर लिया, POQ is a line. तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनका सम क्या है 180, क्योंकि हमने क्या लिखा, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. इतना लिख लो पहले. कुछ समझ नहीं आता ना तो पहले देखो कि मैंने उस चैप्टर में पढ़ा क्या होगा. सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. I've read about angles on a straight line, तो उसका रूल पहले लिख दिया, that sum of all those four angles will be equal to 180 degree. फिर देखो मुझे दिया क्या हुआ है, what is given to me, right? Given में लिखा है OR bisects angle POS. Since OR bisects angle POS, ये है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज. पर हमारी मैथ्स क्या कहती है, मैथ्स की लैंग्वेज क्या है, क्या लिखेंगे मैथ्स की लैंग्वेज में, इफ OR बाइसेक्ट्स एंगल POS, ये आपका एंगल POS है, OR ने बाइसेक्ट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी मैथ्स की लैंग्वेज है 1 इक्वल टू एंगल 2, या फिर तुम क्या बोल रहे थे, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROS, है ना. उस चीज को मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो नाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं. इजी वे है कि ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल. समझ में आ गया. देन सेकंड, ऐसे ही OT बाइसेक्ट्स एंगल SOQ, ठीक है, इसको ठीक से लिख लेना, OT बाइसेक्ट्स एंगल SOQ, therefore it means एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. अच्छा, क्यों लिखा है हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4? जहां पर ये चार एंगल्स हैं, किसी एक को रिप्लेस कर देंगे. किसको करें, एंगल 1 को, एंगल 2 को, एंगल 3 को, एंगल 4 को. यहां से हम जाएंगे, हमें दिया क्या होगा, हमें निकालना क्या है, ROT. ROT में कौन से एंगल आए हैं, 2 and 3. तो आई विल ब्रिंग एवरी नंबर टू 2 and 3. हर एक नंबर को 2 और 3 में लेकर आएंगे. मैं यहाँ पे गिवन रेस कर रही हूँ, ठीक है, सबने लिख लिया था. सो मेरे पास है अब फ्रॉम 1 to 3, from this 1, this is equation 1, this is 2, this is 3. हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक हो गया. 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. फोर मतलब आपका ROS में क्या है, 2 और 3 है ना. तो आप 4 लिखोगे तो वो RS के साथ रिलेट नहीं होगा ना, ROS के साथ. उसने कहा है फाइंड, मुझे ROT निकालना है, सर ROT के साथ आपका 4 रिलेट नहीं हो रहा ना. ठीक है, ठीक लिखा है मैंने, क्लियर हो गया. तो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है, 90 डिग्री. और 2 प्लस 3 क्या था, एंगल ROS मैंने गलत बोल दिया होगा, ROT इज इक्वल टू 90. 4 भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप 4 लिखोगे ना, यहाँ पे 2 एंगल 4 लिखोगे तो 2 और 3 को ऐड करके हमें फायदा है. दो एडजेसेंट एंगल्स है पहली बात तो, और ROT का ब्रेकअप भी 2 और 3 में ही हो रहा है. इसीलिए मैंने 2 और 3 में लिया, 4 को छोड़ दिया कि 4 को अगर मैं लेती भी हूँ तो मैं इसे यूज कहाँ से करूँ, आई नीड टू गो टू 3 only. बस खत्म हो गया काम. एक्स का कोई काम नहीं आया. समझ में आ गया. एक्स को उसने सिर्फ आपकी इक्वेशन को इजी करने के लिए कहा था कि अगर आपने इसको एक्स लिया, इसको 180 माइनस एक्स ले लो, फिर इसका हाफ कर दो. हाँ वो रहने दो, ये इजी है, सबसे इजी प्रूफ है. समझ में आ गया ये. एग्जाम्पल 2 डन एवरीवन, समझ में आ गया, लिख लिया सबने. एग्जाम्पल 3 पे आ जाओ. बस एग्जाम्पल 3 सॉल्व होगा और सबसे इजी है. एग्जाम्पल 3 में उसने लिखा है, पहले तो गिवन ही लिखना है, OP, OQ, OR, OS are 4 rays. OQ, OP,
OS and OR. P, Q, R and S. There are 4 rays. इनका सेंटर पॉइंट O है given. बस ये एक लाइन लिख देनी है. OP, OQ, OR, OS. To prove एंगल POQ जो कि है ये वाला एंगल प्लस एंगल QOR ये वाला एंगल प्लस एंगल SOR है ना, हाँ ये वाला एंगल प्लस एंगल POS ये वाला एंगल इज इक्वल टू 360. दे दो तो प्रूव में है ना. क्लियर हो गया. हाँ कोई स्ट्रेट लाइंस नहीं बन रही है. मेरा OP और OR चाहे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है पर है नहीं. ठीक है, आपकी फिगर एज सच है. मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेती हूँ, ये स्ट्रेट लाइन नहीं. तो यहाँ पर ना आपका स्केल बड़ा काम आएगा है ना. हम क्या करेंगे, अपना स्केल लेंगे. I'll put my scale here. OP पे ऐसे रखूंगी पर वो स्ट्रेट लाइन OR के साथ नहीं जा रही. क्लियर हो गया. उसने दिया भी नहीं हुआ है कि स्ट्रेट लाइन है. उसने क्या है 4 रेज है और रेस कभी भी स्ट्रेट लाइन बना दे सकती है, नहीं भी बना सकती. दो रेस से एंगल बनता है हमेशा. समझ में आ गया इतना. अब इसे प्रूव करना है. मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन तो बन नहीं रही है ना, और हमने रूल तो स्ट्रेट लाइन वाला ही किया है, चाहे वर्टिकली ऑपोजिट हो चाहे एंगल स्ट्रेट लाइन हो. तो व्हाट आई विल डू इज, अब इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन. ठीक है, लिखो कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं कि फ्रॉम O कैसे लिखो, इसे लिखो फ्रॉम O ड्रॉ OT such that TOQ is a straight line. समझ में आ गया. ये सबसे इजी वे में मैं लिख रही हूँ उसको कि OT को बैकवर्ड्स OQ को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करो. जो लिखा हुआ है उसने OT को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करो, तो उससे फिर अंडरस्टूड हो जाएगा कि TOQ इज अ स्ट्रेट लाइन. तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि एक्सटेंड OQ बैकवर्ड्स सच दैट TOQ इज अ स्ट्रेट लाइन. From O draw OT such that TOQ is a straight line, or you can say TOQ are collinear points. क्लियर हो गया इतना. अब मैं एंगल्स को नेम कर. ठीक है, और अगर ये कंस्ट्रक्शन है तो इसको हम क्या करते हैं, हमेशा डॉटेड में ड्रॉ करते हैं. कंस्ट्रक्शन को हमेशा डॉटेड में ड्रॉ होगा. नहीं किया है तो आगे से कर लेना. कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज इन डॉटेड लाइन्स. ठीक हो गया. तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस वाले एंगल को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. Now I'll write angle 1, angle 2, 3, 4, 5. समझ में आ गया. इतना क्लियर है. अब आएंगे प्रूफ पर. TOQ is a straight line. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको मैं लिख सकती हूँ लीनियर पेयर. ऐसे ही POQ नहीं, फिर से क्यों लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ऑल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. समझ में आ गया बच्चे. ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2. इस वाली चीज को मैं क्यों नहीं खत्म कर रही, बिकॉज हमें लास्ट में लिखना होता है इसको. इसी के साथ तो रिलेट करेंगे है ना. चल तो पड़े हैं लेकिन पहुंचना क्या है, ये हमारी रास्ता आखिरी वाली मंजिल जो होती है ना वो है. तो अपने प्रूफ को ना, टू प्रूफ को दिखा, अपने उसको माइंड में रखा करो कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है. तो अब हम करेंगे ऐड 1 and 2. तो whenever you add 2 equations, उनकी लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है और राइट हैंड साइड ऐड होती है. ठीक है ना. यही होता है यूक्लिड्स का पॉजिटिव. सारे यूक्लिड्स के है ना वो रूल्स यही हैं. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल 1 90 नहीं प्लस करके कैसे हुई. देखो एंगल 2 तो साफ सुथरा सा एंगल है. कौन सा वाला,
POQ, एंगल 3B QR बन रहा है, हमने लिख दिया। एंगल 4 क्या हुआ, एंगल SOR। कौन सा एंगल मिसिंग है, POS, तो एंगल 1 और एंगल 5 को इकट्ठा लिख देंगे और ये क्या बना रहा है हमारा, एंगल POS। समझ में आ गया। आपने 5 एंगल्स लिख लिए जबकि हमारे पास प्रूफ में 4 एंगल्स थे, तो 2 एंगल्स को इकट्ठा करके एक सिंगल एंगल बन रहा है, वो है एंगल POS। तो आप 1 और 5 को इकट्ठा लेकर आओ। समझ में आ गया ना। तो हमारे पास आ जाएगा therefore एंगल POS, इसके बाद प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR। इसको ऑर्डर में लिख लेना, ठीक है। QOR is equal to 360 डिग्री, hence proved। समझ में आ गया बच्चे सबके, कौन सा, यहाँ तक समझ में आ गया। 1 and 2 देखो, हमें प्रूव करना था ये 4 एंगल्स, 1 और 2 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं प्रूव करने थे। तो इसमें हम करते क्या है, हम अब वापस उसमें जाएंगे। 1 और 2 3 4 हमने लिए थे अपनी कन्वीनियंस के लिए। एंगल 2 देखोगे, यहाँ पर कौन सा बन गया आपके पास, एंगल 2 किसका है, POQ। POQ आप खत्म हो गया, दिस इज एंगल 2। QOR एंगल 3 हो गया, SOR एंगल 4 हो गया, जबकि वो कह रहा है POS। आप POS को देखोगे तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंगल्स, 1 and 5। तो अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। मैं क्या करूंगी, फिगर देखूंगी और एंगल 1 और एंगल 5 को इकट्ठा लेकर आती। एंगल 2 कौन सा एंगल शो करता था, बोलो। एंगल 2 कौन सा शो कर रहा है, एंगल POQ। एंगल 3 कौन सा शो करता है, एंगल QOR। एंगल 5 एंगल 4 SOR और 1 + 5 क्या बन जाएगा, एंगल। अब हम पहुंच के अपने 2 प्रूफ में आ जाते। समझ में आ गया कि मैंने एंगल 1 और 5 को ही क्यों कंबाइन किया, ये हमें कैसे पता लगा। चलो दैट्स इट, ठीक है। कल ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी बड़े आराम से।